जय हिंद दोस्तों। हमारी सीरीज चल रही थी, हमारी बातों का सिलसिला चल रहा था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इस कड़ी में हम बात कर रहे थे कि इंसानों का हाथियों के साथ जो द्वंद्व होता है उस पर। इसी कड़ी में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी पीर बख्श के बारे में। पीर बख्श जो कि जिसे टेरर ऑफ हुंसूर के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में बात की थी। और इस कड़ी में हम बात करेंगे, हमने जो टॉपिक लिया है वो है, चैप्टर का नाम है द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। और ये चैप्टर हमने लिया है कैनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर से। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ही कैनेथ एंडरसन ने यह डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इस कहानी का अंत अत्यंत ही दुखद दर्दनाक है, और मैं कभी भी ऐसे अंत की इच्छा नहीं रखता है किसी कहानी की। और मेरी ज़िंदगी में न पहले कभी इस तरह का किसी कहानी का अंत आया था और ना कभी आया आगे। तो ये कहानी जो है ये है कि द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। मोयार वैली एक्चुअली तमिलनाडु और कर्नाटका, दो स्टेट्स को बॉर्डर करने वाली ये रिवर है। और जो एक रिवर ये रिवर एक वैली से होकर गुजरती है, उसको कहते हैं मोयार वैली। तो उस वक्त जब कैनेथ एंडरसन ने ये स्टोरी लिखी, उस वक्त दो स्टेट्स हुआ करते थे, मद्रास और मैसूर। तो ये नदी उन दो स्टेट्स की बाउंड्री का काम करती थी। उस कहानी की शुरुआत ऐसे है कि उस एरिया में, कोयम्बटूर के इलाके में, एक हाथी रोग हो गया, मतलब पागल हो गया। वो झाड़ियों में छुपा रहता और लोगों को मारने लगा था। आने जाने वाले लोगों को रास्ते में छुप करके मारने लगा था। लोग अगर खेतों में अगर लोगों को पा जाता तो उन्हें पटक कर मार देता, कुचल देता। कई बार इस तरह की उसने वारदातों को अंजाम दिया। और हुआ ऐसा कि आम बात है, ये तो जंगलों में होते रहता है, कई तरह के जंगली जानवरों के शिकार आदमी हो जाते हैं, तो लोगों ने उतना कभी ध्यान भी नहीं दिया था। एक बार की बात है, एक चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर के जंगल में गया था और वो उस हाथी के हत्थे चढ़ गया। उसको हाथी ने मार डाला। फिर भी लोगों ने वही सोच करके कोई ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया। अब उन्हें पक्का यकीन नहीं था कि कौन सा हाथी मार रहा है। हाथी, उन्हें लगा होगा कि इसका आमना सामना हो गया होगा हाथी से और उसने अपने आत्मरक्षा में इसे कुचल दिया। तो इस तरह की घटना में पहली जो घटना हुई जिसमें इस हाथी की पहचान की गई, वो ऐसे हुई कि एक बैलगाड़ी में दो बैल जुते हुए, वो और एक चलाने वाला और पीछे दो लोग बैठे थे। ये जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तो अचानक इनका सामना उस हाथी से हुआ, उस रोग एलिफेंट से हुआ। उसने क्या किया कि इनकी गाड़ी पर अचानक से हमला बोल दिया। जैसे ही हमला बोला, इसने गाड़ी को पलट दिया। पलटते ही वो जो दो लोग थे जो पीछे बैठे थे, वो किसी तरह से बचकर भाग गए। जैसे ही गाड़ी पलटी वो बचकर भाग गए। लेकिन वो चलाने वाला जो गाड़ी हाँक रहा था, वो उस हाथी के हत्थे चढ़ गया। हाथी ने उसे पटका, बहुत दर्दनाक मौत दी उसे। उसके दोनों हाथों को उसके शरीर से अलग कर दिया, फिर उसे पटक पटक कर मार डाला और लास्ट में उसने उसके एक पैर पर अपना पैर रखा और दूसरे पैर को सूंड से पकड़कर उसे लिटरली दो हिस्सों में चीर दिया। अब उसके बाद उस इंसान के बाद अब बारी थी बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसके एक एक डंडे बिखेर डाले। इसमें जुते हुए दो बैल जो थे, उसमें से एक किसी तरह से रस्सियों से छूट गया और वो ऐसे भी काला बैल था, वो जंगल में भाग गया, हाथी की नज़र में नहीं आया। जो दूसरा बैल था वो रस्सियों में उलझ कर रह गया। हाथी ने अब उसे पकड़कर एक बार पटका और अपने टस्क उसके शरीर में
गोदने चालू कर दिए। ऐसा कर दिया जैसे कि उसे चाकू से गोद गोद कर मार दिया गया हो उसकी लाश को। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो हाथी वहाँ से चला गया। जो 2 लोग बचकर आए थे उन्होंने उस हाथी की पहचान की। उन्होंने पहचान की और बताया। उस हाथी का उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो बड़ा ही अजीब था। इन द सेंस, अजीब इन द सेंस कि उस हाथी का जो रंग था वो बिल्कुल काला था। जनरली हाथी काले रंग के होते हैं, लेकिन ये हाथी जो था एकदम जेट ब्लैक था, बिल्कुल काला। बिल्कुल काला हाथी जनरली नहीं होता है, बिल्कुल जेट ब्लैक। अगर अंधेरी रात में इसे कोई किसी भी तरह से नहीं देख पाएगा। बाकी हाथी फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे तो उनका एक साया सा दिख जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिखे, इस तरह का काला। और इसके शरीर पर बाल काफ़ी ज़्यादा थे, और इसके जो टस्क थे, ये 2 टस्क थे, एक लंबा था और एक छोटा था। दोनों समान आकार में नहीं थे, और छोटा टस्क जो था ये थोड़ा अंदर की ओर मुड़ा हुआ था। और बाद में जब केनेथ एंडरसन ने भी इसे देखा था तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जो डिस्क्रिप्शन इस हाथी के दिया गया वो बिल्कुल सही है। इसके शरीर में खासकर सर के आसपास काफ़ी सारे बाल हैं। तो खैर ये बात हो गई। अब इसके बाद वहाँ के जो वन अधिकारी थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने वहाँ के डीएम को लिखा। डीएम को लिख करके इस एलिफेंट को रोग एलिफेंट डिक्लेयर करने की गुजारिश की ताकि इसे मारा जा सके। लेकिन डीएम भी एक सोच में थे कि एक आध घटना, क्योंकि पहले वाली घटनाएं तो कंफर्म नहीं थी कि उसी हाथी ने की है, ये एक घटना के बेस पे किसी एलिफेंट को रोग डिक्लेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो अपने मस्त काल में हो, थोड़ा एग्रेशन में हो, और आमतौर पर इंसानों से सामना होने पर वो इस तरह से चार्ज कर देते हैं, कई बार मार भी डालते हैं। तो वहाँ के डीएम ने इस रिक्वेस्ट को पेंडिंग रख दिया। इसी बीच एक गैप आया। इस हाथी ने कोई वारदात नहीं की काफ़ी दिनों तक, जैसे कि उसे मालूम चल गया हो कि इसे रोग डिक्लेयर करने की पिटीशन जा चुकी है। कुछ दिनों बाद एक साइकिल वाला जंगल रास्ते से जा रहा था। ये हाथी वहीं छुपा हुआ था। उसे इंसान की गंध मिल चुकी थी, वो झाड़ियों में छुप गया और उसने साइकिल वाले पर आक्रमण करने के लिए जोर से चिंघाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ा। इसे देखकर साइकिल वाला जो आदमी था उसने साइकिल को उसकी ओर फेंका, और ये एक साइड जो ढलान वाली जगह थी, जंगल के रास्ते में रास्ता जा रहा है, उसकी एक साइड ढलान थी, वो ढलान की ओर कूद पड़ा। जैसे ही कूद पड़ा वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। हाथी के पास अब साइकिल लुढ़क कर पहुँच चुकी थी। उसने अपने सूंड में साइकिल को लपेटा, काफ़ी बार पटका, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि इंसान गया कहाँ। हालांकि उसे गंध तो ज़रूर आ रही होगी इंसान की, लेकिन वो हालांकि उस तरफ ढलान था तो हाथी उस तरफ गया नहीं। काफ़ी देर वो इंसान की खोजबीन करता रहा और फिर वो अपने रास्ते चला गया। फिर वो आदमी भी निकल करके आया, उसने भी ये कंफर्म किया हाथी का जो डिस्क्रिप्शन दिया कि एकदम जेट ब्लैक हाथी, सर के आसपास और शरीर में भी काफ़ी सारे बाल हैं, एक टस्क लंबा एक टस्क छोटा है। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दोबारा से डीएम के पास गए तो डीएम ने इस बार भी कहा कि ठीक है, हो सकता है, देखेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ गैप आया। अब हुआ ये कि एक अंग्रेज उस इलाके में रहते थे, उनका एक बंगला था अंग्रेज का। वो एक बार की बात है कि जंगल में शिकार करने गए, छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करने के लिए वो जंगल गए। उन्होंने अपनी राइफल ले ली थी, चिड़ी मार राइफल, और अपने साथ 5 कुत्ते लेकर के गए। जंगल में गए और एक मोटे पेड़ के तने पर अपने पीठ टिका करके वो शिकार के इंतजार में बैठे रहे। इतने में पता नहीं कहाँ से उस रोग एलिफेंट को, उस हाथी को, दुष्ट को, उसे इंसानी गंध मिली, कुत्तों की गंध मिली। तो वो सीधा इनकी ओर बढ़ने लगा और चिंगाड़ मारता हुआ इनकी ओर आने लगा।
टहनियों को तोड़ता हुआ तो उन्हें टहनियाँ टूटने की आवाज़ साफ आ रही थी। अब ये भाग नहीं सकते थे क्योंकि इनके एक पैर में समस्या थी, ये तेज़ी से भाग नहीं सकते थे। इन्हें तो लगा था कि अपनी मौत ही आ गई, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि इनके साथ इनके 5 कुत्ते थे। उन 5 कुत्तों ने उस हाथी को चारों तरफ से घेरा बना लिया। एक कुत्ते पर अगर हाथी चार्ज करता तो बाकी 4 कुत्ते चारों तरफ से उस पर हमला करने लगते, भौंकने लगते। तो हाथी का दिमाग फिर डाइवर्ट होता, फिर वो दूसरे कुत्ते पर चार्ज करता तो बाकी 4 फिर से उसे घेर कर भौंकने लगते। तो इस तरह से उसे काफ़ी डाइवर्ट कर दिया था उसके माइंड को। तब क्या हुआ कि जब देखा इन्होंने कि कुत्ते उसे घेर कर रखे हुए हैं, तब ये अंग्रेज जो थे ये धीरे धीरे खिसक कर अपने बंगले पर वापस आ गए। बंगले पर वापस आने के 5-10 मिनट बाद इन्होंने देखा कि उनके सारे कुत्ते भी वापस आ गए हैं सही सलामत। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें हाथी ने ना किसी इंसान को मारा, ना किसी कुत्ते को ही मार पाया, वो सब सही सलामत वापस आ गए थे। अब इस घटना के बाद इन्होंने भी उस हाथी का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो पहले 2 घटनाओं के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच खाता था। जेड ब्लैक हाथी, सर के आसपास काफ़ी ज़्यादा बाल, शरीर पर भी बाल और टस्क में एक छोटा एक बड़ा। अब आखिरकार डीएम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका था और उन्होंने इसे रोग एलिफेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी बीच घटना ये हो गई कि अमेरिका से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इंडिया आए थे और वो सीधे गए केनेथ एंडरसन के पास, क्योंकि उन्हें इंडियन बाइसन्स की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी थी। और उन्हें किसी ने बताया था कि एंडरसन जो हैं ये जंगल जाते रहते हैं, इन्हें वाइल्ड लाइफ की अच्छी खासी नॉलेज है। तो वो सीधा उनके पास गया और उसने एंडरसन को बताया कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैंने अमेरिका के जंगलों में काफ़ी फ़ोटोग्राफी की है। उसने अपने फ़ोटोग्राफ्स एंडरसन को दिखाए। एंडरसन उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पता लगवाता हूँ कि इस वक्त इंडियन बाइसन्स का झुंड किस एरिया में विचरण कर रहा है। तो वो उस पत्रकार को लेकर के कोयम्बटूर आए। कोयम्बटूर जैसे ही आए तो उन्हें पता चला कि एक एलिफेंट इस एरिया में रोग डिक्लेयर किया जा चुका है। हालांकि उसने इस बात पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फोटोग्राफी के काम पर आए हुए थे। उनके कुछ वनवासी जानने वाले थे यहाँ पर, सोलागा जो कम्युनिटी के लोग थे, वो सोलागा लोग इनके कुछ जान पहचान के थे। ये पहले भी जंगल आते जाते रहे थे, तो उनसे भेंट मुलाकात हुई थी और उन्होंने 2 सोलागास को बुलाया और उनको भेजा कि जाओ तुम जंगल में जाओ और पता करके आओ, इन्फॉर्मेशन ले करके आओ कि इस वक्त इंडियन बाइसन्स का झुंड किस एरिया में विचरण कर रहा है, ताकि मेरा एक दोस्त आया है वो जाकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सके। वो सोलागास गए और उन्होंने शाम होते होते वापस आकर के इन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम गए थे उस जगह पर, हमने बिल्कुल ताज़े फ्रेश इंडियन बाइसन्स के हूफ मार्क्स देखे हैं, पैरों के निशान देखे हैं और गोबर भी हमने देखे हैं बिल्कुल ताज़े। हमें यकीन है कि वहीं 4-5 मील के सराउंडिंग्स में आपको इंडियन बाइसन्स मिल जाएंगे। अगली सुबह वही 2 सोलागाज को लेकर के और उस फोटोग्राफर को लेकर के एंडरसन निकले जंगल की ओर फोटोग्राफी के इरादे से। चूँकि आज वो सिर्फ फोटोग्राफी के मूड में निकले थे तो उन्होंने अपनी राइफ़ल अपने साथ नहीं ली थी। उनका जो फोटोग्राफर जो आया था उनके साथ जा रहा था जंगल, उसका कैमरा उसके पास था और कैमरे की बाकी साजो सामान एंडरसन के पास कुछ थे। और 2 सोलागाज जो थे वो जंगल में सबसे आगे चल रहे थे, बीच में वो फोटोग्राफर था और सबसे पीछे केनेथ एंडरसन चल रहे थे। चलते चलते चूँकि ये लोग सिर्फ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के मूड में आए थे तो इनके किसी के पास भी कोई फायर आर्म नहीं था। और चलते चलते हुआ यूँ कि अचानक से एक सोलागा जो आगे था उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर जैसे ही देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसको इस तरह से भौचक्का देखता एंडरसन भी समझ गए कि हालांकि इसने कुछ न कुछ जरूर क्रीपी सा देख लिया है। तो वो भी जैसे ही पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि जेड ब्लैक एलिफेंट, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया गया था रोग एलिफेंट का,
वही उसी डिस्क्रिप्शन वाला समान वैसा ही हाथी एक उनके पीछे बिल्कुल शांति से चल रहा है, जैसे वो इन्हें पता ना लगने देना चाह रहा हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वो इनके पीछे पीछे इनके करीब आता जा रहा था, और जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने और एक शोलागाज ने, बाकी दो लोगों ने उसे देखा नहीं था, तो इन्होंने अपने आगे जो दो लोग नहीं देखे थे उसको, उन लोगों को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई हमारे पीछे हाथी लग चुका है और मुझे डाउट है कि ये वही रोग एलिफेंट है और ये हमारे पीछे पड़ चुका है, हमारा यहाँ से भागना ही मुनासिब है। तो उनका जो फोटोग्राफर दोस्त था, हालांकि वो नया नया इंडियन जंगल में आया था तो उसे कुछ समझ नहीं आया, वो इधर उधर देखने लगा। तो इतना समय नहीं था, वो हाथी और करीब आता जा रहा था इनके। तो इस दौरान उन्होंने, एंडरसन ने अपने उस दोस्त का, जो फोटोग्राफर आया था, उसका हाथ जोर से पकड़ा और भागने लगे। जैसे ही इन्होंने भागना शुरू किया, हाथी को बिल्कुल पता लग गया कि ये लोग मुझसे भाग रहे हैं। उसने भी जोर की चिंगाड़ मारते हुए इनके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते इन्होंने देखा कि अगर हम इस तरह से दौड़ते चलेंगे जंगल में तो हाथी हमें बहुत जल्दी किसी न किसी चारों में से एक आदमी को पकड़ लेगा और मार डालेगा। तो भागते भागते इन्होंने देखा कि एक टीला सा है, पत्थर का टीला सा बना हुआ है, एक बड़ा सा चट्टान है, लगभग 30-40 फीट के एरिया में फैला हुआ, और वो जो है एक टीला नुमा है, उसकी एक तरफ इस तरह से ढलान सी है, एक तरफ मान लीजिए 3 फीट ऊंचाई है और दूसरी तरफ 5 फीट ऊंचाई है, और काफ़ी बड़ा सा एरिया है। तो ये लोग दौड़ करके गए और उस चट्टान पर चढ़ गए। चट्टान पर जैसे ही चढ़े, इधर से हाथी आया, क्योंकि ये 3 फीट का था तो हाथी आराम से इन तक पहुंच सकता था, इसीलिए ये चढ़ते हुए पूरा ऊपर तक चले गए। अब हाथी जैसे ही आया, इसने सूंड को आगे किया, इनकी रीच से, ये उसकी रीच से ये लोग बाहर थे, तो हाथी अब इधर से घूम करके ऊपर जाने का कोशिश किया ताकि उन्हें ऊपर से पकड़ पाए। तो ये जैसे ही घूम करके ऊपर को गया, ये लोग फिर नीचे आ गए। तो हाथी वहाँ भी जाकर के कोई उसे फ़ायदा नहीं हुआ। अब हुआ ये कि इस तरह का चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा, कभी हाथी ऊपर जाता ये नीचे आते, तो कभी ये नीचे, हाथी नीचे आता ये ऊपर जाते। तो इस तरह से जब होता रहा तो हाथी भी काफ़ी गुस्से में आ गया था। वो आसपास की सारी झाड़ियों को तोड़ करके अपने सूंड से इनके ऊपर फेंकने लगा। हालांकि इन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, बिल्कुल शांति से ये आगे पीछे होते रहे और अपने आप को हाथी की रीच से बाहर रखा। खैर, इस तरह का चलता रहा, लेकिन हाथी अब हिम्मत हारने लगा था। वो जिधर इस तरह ढलान से 3 फीट की ऊंचाई थी, वो उस 3 फीट की ऊंचाई से ऊपर चढ़ गया। इधर 5 फीट ऊंचाई थी जमीन से। अब ये लोग क्या किए कि जब देखा कि हाथी पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर चढ़ चुका है, तो ये लोग वहाँ ऊपर से कूद गए नीचे। लेकिन हाथी ने जैसे ही इन्हें कूदते देखा तो वो भी अपना एक पाँव बढ़ाया जाकर के कूदने के लिए, लेकिन उसे एहसास हो गया कि ये काफ़ी ऊंचा है, लगभग 5-6 फीट ऊंचा है, यहाँ से अगर मैं कूदूंगा तो इतना बड़ा शरीर लेकर कूदने पर मेरे पाँव की हड्डी भी टूट सकती है। तो उसने अपने पाँव वापस से खींचे और वहीं चट्टान के ऊपर खड़े रहकर चिंगाड़ मारता रहा और वापस उतरा और चलने लगा। जैसे ही वो चला, ये लोग वापस चट्टान के ऊपर आ गए और फिर थोड़ी दूर उसको जाते देखने के बाद इन्होंने आपस में बातें की कि अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन उन शोलागाज ने एंडरसन को रोका, कहा कि ये हो सकता है ये हाथी की चाल हो, वो हमें एक चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है, वो बहाना बना रहा है कि मैं चला गया हूँ, वो ज़रूर आपस में कहीं छुप करके खड़ा होगा, जैसे ही हम निकलेंगे हम पर वापस से हमला कर देगा। तो एंडरसन को ये बात सही भी लगी, तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग बहाना बनाते हैं कि हम वापस जा रहे हैं, उतर गए हैं। तो ये लोग उतरे और उतर करके नॉर्मली बात करने लगे जैसे कि ये वापस जा रहे हों। थोड़ा सा जैसे ही चले होंगे 10-20 कदम, उधर से हाथी, वो बिल्कुल सही अंदाजा था शोलागाज का, वो हाथी वहीं छुपा हुआ था और जोर से वापस चिंगाड़ता हुआ इनके ऊपर आया। जैसे ही वापस हाथी आया तो ये लोग वापस चढ़ गए उसी टीले पर। अब हाथी फिर से वही खेल 2-3 बार और चला, कभी ये आगे ऊपर हाथी नीचे, तो कभी हाथी नीचे ये ऊपर, इस तरह से खेल चलता रहा।
अंततः हाथी काफ़ी थक गया, हार मान करके वो एक दूसरी ओर चला गया। जिधर वो पहली बार गया था उधर नहीं, दूसरी ओर चला गया। वो इन लोगों ने उधर काफ़ी दूर तक हाथी को जाते हुए देखा। अब एंडरसन ने उन सोलागाज से कहा कि जाओ कैमरा और उसके सारे सामान को उठाकर ले आओ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये लोग अपना सारा साजो सामान लेकर के वापस बंगले पे आ गए वापस। तो जैसे ही ये लोग बंगले पर वापस आए तो एंडरसन काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी झुंझला रहे थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि मैं आज क्यों अपनी राइफल लेकर के नहीं गया, और इसी कारण आज हम उस हाथी के रहमो करम पर जंगल में जिंदा थे। अगर मैं अपनी राइफल ले गया होता तो मैं वहीं पर उसे शूट कर देता। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने प्लान बनाया कि हम अभी वापस चलेंगे। ये जो घटना हुई थी उनके फोटोग्राफर दोस्त के साथ जब वो गए थे, इस जंगल गए थे, तो ये दिन का पहला हिस्सा था, फर्स्ट हाफ था। अब ये लंच करने के बाद हालांकि पूरा थक चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने प्लान बनाया, उन दो शोलागाज को बुलाया और कहा कि चलो हम चलेंगे और उस हाथी को ढूंढ करके आज ही उसका काम तमाम कर देंगे। इतना सुनना था कि उनका जो फोटोग्राफर दोस्त था उसने भी कहा कि मैं भी चलूँगा, लेकिन इन्होंने बहुत पोलाइटली उसे मना कर दिया कि आपको इस तरह की चीज़ों का अनुभव नहीं है, हम कोई फोटोग्राफी सेशन में नहीं जा रहे हैं। आपको अगर हम ले जाएंगे इतना रिस्की काम में तो आप हमारी लिए एक जिम्मेदारी ही रहेंगे, तो बेहतर है आप यहाँ आराम करें, हम जाते हैं। फिर ये लोग चले गए जंगल। ये लोग गए क्योंकि इन्होंने देखा था कि हाथी उस चट्टान में लोगों को जब चिंगाड़ रहा था उसके बाद वो एक रास्ते की ओर गया था जो कि एक स्ट्रीम की ओर जा रही थी। जैसे ही ये चलना शुरू किए, थोड़ी दूर गए तो इन्हें हाथी के गोबर बगमार्क सारे दिखने लगे। तो थोड़ी दूर जाकर के वो बंद हो गए दिखना। तो इन्होंने सोलागाज से कहा कि जाओ किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ो और पूरे जंगल का मुआयना करो जितनी दूर दिखता है, अगर कहीं हाथी दिख जाए। तो हालांकि उन्हें हाथी दिखा नहीं, लेकिन उन्हें टहनियों के टूटने की आवाज़ जरूर सुनाई दी ऊपर से। तो उन्होंने उतर कर एंडरसन से कहा कि हो ना हो हाथी यहीं कहीं है, हो सकता है वो कहीं घाटी में अंदर की ओर चला गया हो। तो ये लोग भी काफ़ी थक चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि एक बार स्ट्रीम की ओर जाकर के देखा जाए। एक स्ट्रीम बह रही थी वहाँ से। इन्होंने सोचा कि हाथी ने बहुत मेहनत की वो हमें परेशान करने में, हो सकता है वो पानी पीने के लिए थक गया हो, पानी पीने के लिए स्ट्रीम की ओर आया हो। तो ये जैसे ही स्ट्रीम की ओर गए तो वहाँ जो एक धारा बह रही थी वहाँ और इनके बीच में एक भंवर सा बन रहा था। वहीं पर एक दूर से इन्हें काली परछाई सी दिखी। जब वो और करीब गए तो इन्होंने देखा कि हाथी का पिछला हिस्सा जो बैक साइड है वो इनकी ओर है। वो हाथी हिल डुल रहा है लेकिन पीछे अपना सर इधर घुमा नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये था कि वहाँ हाथी एक तरह से फंस चुका था। जो नाले का पानी और स्ट्रीम का पानी आपस में मिल रहे थे, वहाँ एक भंवर सा बन रहा था और जो पतली रेतें होती है वो आकर के वहाँ इकट्ठी हो रही थी, जो काफ़ी धंसती भी है। तो वहाँ एक क्विक सैंड टाइप का दलदल टाइप का बन गया था। वहाँ जाकर हाथी फंस चुका था। अब वो धीरे धीरे धंस रहा था क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा था, तो वो जितनी बार हाथ पांव मारता था वो और थोड़ा सा धंसने लगा था। पेट तक वो बिल्कुल धंस चुका था, उसके पांव धंस चुके थे, पेट तक उसका पानी आ चुका था। अब वो कभी अपनी सूंड से कीचड़ को इस तरफ करता, कभी उस तरफ करता, बिल्कुल छटपटाहट में था। हालांकि एंडरसन चाहते तो वो उसे उस वक्त वहाँ गोली मार सकते थे, लेकिन ये एक कायराना हरकत होती है। भले ही वो दुष्ट था, लेकिन उसे इस परिस्थिति में गोली मारना बिल्कुल ही कायराना हरकत होती, क्योंकि हाथी जिस परिस्थिति में था वो बिल्कुल फंसा हुआ था और वो डर के मारे चिंघाड़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो रही थी डर के मारे, और वो जैसे मान लो मदद के लिए पुकार रहा हो, इस तरह से वो चिंघाड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो किस परिस्थिति में फंस चुका है। और उसकी जो दर्द भरी चिंगाड़ थी वो एंडरसन की ओर देख करके दया की भीख मांगने वाली
एक पुकार सी महसूस हो रही थी एंडरसन को उस वक्त। भले ही वो एक हत्यारा था, लेकिन उसकी दर्द भरी चीख पुकार सुन करके वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए थे। अब एंडरसन ने सोचा इसे इसकी दर्द से मुक्ति दिलाने का एक मौका हो सकता है कि उसके कान और आंख के बीच एक जगह होती है जहां से इजीली गोली एंटर कर जाती है ब्रेन में। उस जगह को टारगेट करके एक शॉट फायर किया जाए और इसे बिल्कुल ठंडा कर दिया जाए। लेकिन अगले ही पल इन्हें फिर से वही ख्याल आया कि इस परिस्थिति में इसे गोली मारना एक कायराना हरकत होगी, इसे किसी तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो एक जंगली हाथी था और वो भी रोग एलिफेंट था। उसे बचाने जाना भी अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर ही था, क्योंकि उसे बचाने जाने पर गए आदमी को भी ये पटक कर मार सकता था। इसे इस तरह से जमीन में समाते हुए देखना भी बड़ा ही कष्टकारी था। अब वो गले तक धंस चुका था और उसकी पीठ सरफेस तक आ चुकी थी। अब उसके आगे एक समस्या और आ गई थी कि अंधेरा हो चला था। अब हाथी जिस कंडीशन में फंसा था वो अब वापस नहीं निकल सकता था। इतना तो तय था कि रात भर में जमीन के नीचे घुस जाएगा, या अगर नीचे हार्ड सरफेस निकल आई तो घुसने से बच जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल नहीं पाएगा और भूख के मारे दम तोड़ देगा। अब एंडरसन के मन में यह ख्याल आया कि इसकी मौत तो निश्चित है, मैं इसकी तकलीफें ही कम कर सकता हूँ, और वो तकलीफें मुझे अंधेरा होने से पहले ही कम करनी पड़ेंगी। अब हाथी को मारने का एक आसान तरीका होता है जिसमें वो फौरन दम तोड़ देता है, लेकिन वो शॉट ले पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कान और आंख के बीच में वो एक पॉइंट होता है जहां मोटी हड्डियां सर को प्रोटेक्ट नहीं करती है। वहां गोली आसानी से ब्रेन में डाली जा सकती है और उस तरीके से हाथी फौरन दम तोड़ देता है। अब वो झुके और उसके बाएं कान की ओर निशाना लिया और उस हाथी के रुकने का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो बार बार छटपटा रहा था और अपने सर को इधर उधर डोल रहा था। तो वो उसके रुकने का एक दो सेकंड कम से कम रुकने का इंतजार करने लगे ताकि वो शॉट ले पाए। और जब निशाना सटीक बैठा तो इन्होंने ट्रिगर दबा दिया और जोर का धमाका हुआ और उसकी सूंड नीचे आ गई। हालांकि वो सूंड अब भी जानती नहीं थी कि वो किस लिए नीचे आई। ऐसा लग रहा था वो किसी पत्ते को ढूंढ रही है। इसी दौरान एंडरसन ने अपनी पोजीशन चेंज की, दाएं कान की तरफ आए, निशाना लिया और गोली दाग दी। अब ये तीनों लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो काला दैत्य दुष्ट मर चुका था और उसकी तकलीफों का अंत हो चुका था। अब ये वापस आए और अपने अमेरिकन फ्रेंड को बताया कि किस तरह का भयानक दृश्य था। तो उन्होंने कहा कि काश मैं भी गया होता, काश मैं भी वहां गया होता तो मैं कुछ फोटोज ले पाता। और वो ये भी बोले कि मैं कल सुबह जाना चाहूंगा ताकि मैं सुबह फोटोज ले सकूं। अब सुबह ये लोग पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ और था। वहां हाथी था ही नहीं, सिर्फ रेत ही रेत थी। रात भर में वो रेत के अंदर समा गया था और वो रेत एक काला गहरा राज अपने अंदर समेटे हुए थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर से ली हुई, द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। हमारी अगली स्टोरी होगी हमारे बिहार झारखंड के एक रोग एलिफेंट के बारे में। स्टोरी हमने ली है नवाब शफात अली खान की किताब अवनी से। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।